कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। ये हमारा 4th लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं स्टोकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की। अब जब भी मैं ये बात करूंगी आप देखोगे कि इसमें केवल बेसिक मैथ्स अप्लाई होती है। ये बड़े बड़े वर्ड्स पे मत जाओ। स्टोकियोमेट्री का मतलब है कि हम इक्वेशन बैलेंस करने वाले हैं, राइट। अब बैलेंस करना इक्वेशन आपने क्लास 9 से स्टार्ट कर दिया था। साइंस सभी के पास होती है, बैलेंस करनी आनी चाहिए इक्वेशन। ये माना जाता है कि इस पॉइंट तक आकर आपको इक्वेशन बैलेंस करना आ जाता है। इस चैप्टर में मैं बैलेंसिंग इक्वेशंस नहीं सिखाने वाली, बट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेशन में मुझसे बैलेंस करना इक्वेशन सीख सकते हैं। उससे पहले कुछ रिकैप की बातें कर लेते हैं। चलो, आज के टॉपिक्स है कि थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या करवाया था, आपको बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करने। ये भी सीखा था किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कैसे पता लगाएं कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, राइट। फिर हमने कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करी थी, थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में करा था। आज उससे रिलेटेड थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फिर स्टोकियोमेट्री सीखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट सीखेंगे एंड कुछ बात होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन की, वो भी सीखेंगे क्योंकि हम जेई की तैयारी करें, जेई एडवांस की भी साथ साथ में करेंगे। कुछ भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। चलिए स्टार्ट करें, रिकैप देख लेते हैं। फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा फ्लोर चार्ट है बहुत सारी चीजें समझने के लिए। यहाँ पे ये रिलेशनशिप है बिटवीन मोल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको ये बोला था एक मोल, केवल एक मोल एक नंबर है। एक मोल का मतलब होता है कि किसी चीज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022। 1 मोल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है। 1 मोल का मतलब होता है जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर। अब वो एक मोल हर एक एलिमेंट का, जो भी पीरियोडिक टेबल अपने दिमाग में आ जानी चाहिए, आ गई पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका ये मतलब होता है कि जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, इसका मतलब है कि उसमें अगर एवोगाड्रो नंबर मैं उसके वे करती हूँ 6.022 × 10⁻23 एटम्स, अगर मैं हाइड्रोजन के वे करती हूँ तो उनका मास आता है 1 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का मान लूं, ऑक्सीजन का मैं मान लूं तो ऑक्सीजन के जब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स में वे करूंगी तो उसका मास आता है 16 ग्राम। ये चीज समझ गए? मतलब नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, फिक्स्ड है। उन एटम्स का मैं जो मास लेती हूं, एवोगाड्रो नंबर का मास, वो होता है उसका एटॉमिक वेट। ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई। अब ये फ्लो चार्ट में और अच्छे से आ जाएगी कि एक मोल Na का क्या मतलब है। एक मोल Na का मतलब है कि उसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम है, ठीक है। सिमिलरली एक मोल ऑफ वाटर का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। सोडियम क्या था, एक एलिमेंट था, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स, एक मोल वाटर जो कि एक मॉलिक्यूल है वो लिया, इसका मतलब है कि उसमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि कितने मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, कितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं, कितने एटम्स ऑक्सीजन के, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसमें बच्चा 2 × 6.022 मतलब इसका ट्वाइस नंबर ऑफ तो क्या है, हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन एक ही है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स उतने ही है, एवोगाड्रो नंबर। ये चीज समझ आई? एक मोल ऑफ वाटर का मतलब है कि एक मोल ऑफ वाटर का मतलब होता है कि उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब उस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के तो 1 ऑक्सीजन है, मतलब कि 1 एटम मतलब 1 एवोगाड्रो नंबर होगा, और 2 × एवोगाड्रो नंबर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। समझ गए? बाकी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। जैसे कि ये 1 मोल है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स थे वाटर के? 1 इंटू 6.022, राइट। नंबर ऑफ एटम्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू दी एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एटॉमिसिटी का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने Cl2 का लिया, अब मुझे क्या निकालना है? Cl2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? मैं एक दूसरे पेज पे सिखाती हूँ, दूसरे पेज पे, इस पेज पे सीखते हैं। जैसे कि मुझे Cl2 में आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सबसे पहले ये बताओ Cl2 क्या है? जैसे ही दो चीजें जुड़ गई है ना, ये Cl2 है, मतलब कि ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, राइट। तो मतलब 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं Cl2 के? इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है। 1 मोल ऑफ Cl2 का मतलब है कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के हैं। अब कितने एटम्स है क्लोरीन के बच्चा? तो नंबर ऑफ एटम्स मुझे निकालनी है, तो मॉलिक्यूल्स हो गए, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? 1 मोल है तो मोल का लिख दिया 1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज योर एवोगाड्रो नंबर इंटू दी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी होती है ये, क्या लिखा हुआ है यहाँ? 2 लिखा हुआ है, 2 एटोमिसिटी, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है तो इंटू 2 कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। इतने एटम्स ऑफ क्लोरीन है 1 मोल ऑफ Cl2 में। आई होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। बाकी और कैसे क्लियर होगी? जितने जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे और भी क्लियर होती जाएंगी चीजें। चले आगे चलते हैं। उसके बाद और रिकैप, जैसे कि ये तो मैं हर बार बताऊंगी कि मोल से आपको क्या निकालना आना चाहिए? मास निकालना आना चाहिए। वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है। मोल से मास का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, है कि नहीं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। मोलर मास का क्या मतलब होता है? जो भी उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा। इससे मुझे नंबर ऑफ मोल से मास मिल जाता है, मास से मोल्स मिल जाते हैं। अब मास और वॉल्यूम की क्या रिलेशनशिप है? सॉरी, मोल्स और वॉल्यूम की क्या रिलेशनशिप है? मोल्स क्या होते हैं? मोल्स अगर मुझे पता है उससे वॉल्यूम निकालना है तो इनटू कर दूंगी 22.4। वॉल्यूम पता है मोल्स निकालने तो डिवाइड कर दूंगी 22.4 लीटर से। क्यों? क्योंकि 22.4 लीटर ऑफ गैस, ये सिर्फ गैस पे एप्लीकेबल होता है, लिक्विड्स पे मत कर देना। अगर 22.4 लीटर गैस में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने एवोगाड्रो नंबर में होते हैं, समझ गए? तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस का क्या मतलब होता है कि उसमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोल से नंबर कैसे, वो तो मैंने बता ही दिया। मोल से नंबर कैसे था? मोल अगर दिया हुआ है 1, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने तो इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालने तो केवल डिवाइड बाय Na कर देंगे। सिंपल सी बात है। चले आगे। उसके बाद हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें मैंने बताया था कि जब भी एक रिएक्शन होती है, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन लिखी यहाँ पे N2 प्लस H2 से बना मेरा अमोनिया, अब N2 की जगह यहाँ पे 2 लिख दूं तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, बैलेंसिंग आनी चाहिए। नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 हो गई, तो यहाँ पे 3 लिख दूं इस प्रकार से। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जितनी, इसका मतलब है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने x ग्राम रिएक्टेंट्स अगर यूज किए थे तो प्रोडक्ट में भी मुझे x ग्राम ही मिलेगा। मतलब कि मास ना ही तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही एक्स्ट्रा ऐड होता है। जितना शुरुआत में रिएक्टेंट ने मास लिया था, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास मिलेगा। मतलब केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि मास रिएक्शन में चेंज नहीं होता। इसका एक एक्सेप्शन मैंने बताया था,
वो आपको याद होना चाहिए, अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहता है? ये कहता था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया की CO2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरी दुनिया की CO2 का सेम ही रेशो होगा। क्या रेशो होगा? जैसे कि CO2 का क्या रेशो है कि अगर 12 ग्राम कार्बन है जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर वेट है, ऑक्सीजन का क्या हो गया 32 ग्राम, तो इन दोनों का रेशो कितना हो गया 12:32, है ना, इतना ही हो गया, 12 ही होता है इसका। तो ये जो रेशो है बच्चा ये हमेशा क्या रहेगा, हर बार कायम रहेगा। इसको मैं 2 6 12, 2 1 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, तो 3:8 का जो ये रेशो है ये हमेशा क्या रहेगा, कायम ही रहेगा। इसका मतलब है चाहे दुनिया में कहीं से भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिया हूं, वो हमेशा इसी रेशो में वो मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा कि कार्बन वहां पे 12 ग्राम होगी तो ऑक्सीजन उसका डबल होगा। ठीक है, 1:2 का रेशियो भी आप इसको समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको 3:8 केवल किस नाम से समझे, केवल किस नाम से समझे आप, मॉलिक्यूलर मास से समझे। आप इसको किससे समझ सकते हैं, आप इसको मोल से भी समझ सकते हैं कि इसका केवल 1:2 का रेशियो है ना, अगर एक कार्बन है तो 2 ऑक्सीजन होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कहता था कि जब फॉर एग्जांपल एक मेरा मॉलिक्यूल है फिर से CO2 और एक मेरा मॉलिक्यूल है CO, इन दोनों में क्या सेम है, क्या सेम है, आइडेंटिटी सेम है एलिमेंट्स की, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी ऑक्सीजन है, नीचे वाले में भी कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बट रेशियो दोनों में डिफरेंट है, दिखाई दे रहा है। इसका रेशियो क्या है 1:2 का रेशियो है, इसका रेशियो है 1:1 का रेशियो, राइट। तो इसमें जो ऑक्सीजन, कार्बन तो मैंने फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन का रेशियो दोनों में कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है 2:1 का। तो ये कहता है मल्टीपल प्रोपोर्शंस की जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड होता है, कार्बन अगर मैंने फिक्स कर दिया तो एलिमेंट कैसा होल नंबर रेशियो में ऐड होता है और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, होल नंबर रेशियोज होते हैं। जैसे अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन थी तो यहाँ एक ही होगी, यहाँ आधी अधूरी नहीं होती। वैसे ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, कोई 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है कि पूरी दुनिया की CO2 चाहे इंडिया की हो चाहे अमेरिका की हो, CO2 का रेशियो सेम रहेगा, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, उनका मास का रेशियो भी सेम रहेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब सिमिलर एलिमेंट जैसे कार्बन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो भी कंपाउंड्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जैसे NO, NO2, N2O, N2O5 थे, तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बट उनके रेशियोज अलग अलग थे। तो वो चीज कौन डिफाइन करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये चीज देखते ही समझ जाना है। फिर गे-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था, वो एक बार दोबारा से मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता था, ये बोलता था कि फॉर एग्जाम्पल आपका H2 गैस, Cl2 गैस और HCl गैस का रिएक्शन करवाया, H2Cl2 को ऐड किया तो HCl गैस निकला। इस इक्वेशन को पढ़ने का एक तरीका क्या है कि 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से जब रिएक्ट करती है तो मुझे 2 मोल्स HCl के मिलते हैं। ये चीज देख के पता चल रही है। जो भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं, जैसे ये 1H2, 1Cl2 एंड 2HCl, ये क्या बताती है आपको, रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स बताती है कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 मोल की HCl बनाता है। ठीक है, बट इसने बोला गे-लुसाक्स लॉ ने ये एप्लीकेबल होता है केवल बच्चा गैसेस पे, केवल किस पे एप्लीकेबल होता है, गैसेस पे। तो इन्होंने बोला कि 1 मोल की बजाय, क्योंकि गैस है, गैस का क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो मैं 1 मोल की जगह ऐसा भी बोल सकती हूँ कि 1 वॉल्यूम गैस 1 वॉल्यूम क्लोरीन से कंबाइन होके 2 वॉल्यूम HCl बनाती है। अब देखो मैंने लीटर्स नहीं बोला, लीटर्स लिखना है गलती होगी, 1 वॉल्यूम लिखा है, लीटर मिलीलीटर कोई भी यूनिट नहीं लिखी है, केवल वॉल्यूम लिखा है। चाहे मैं 1 मोल बोलूं, मोल तो किसी के भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, बट वॉल्यूम केवल किसका होगा, गैसेस का होगा। मतलब कि 1 वॉल्यूम अगर मैंने हाइड्रोजन लिया
और दूसरा वॉल्यूम क्लोरीन लिया, एक वॉल्यूम क्लोरीन एक वॉल्यूम हाइड्रोजन, वो दोनों मिलके मुझे 2 वॉल्यूम HCl के देंगे। इसका एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल भी है कि H2 प्लस हाफ O2 से H2O बनता है। इसका मतलब है कि H2 तो मैंने क्या लिया, H2 क्या लिया मैंने, एक वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम ले लिया मैंने O2 का, ठीक है, उससे आधा वॉल्यूम ले ली ऑक्सीजन की, और जब इन दोनों को कंबाइन किया तो मुझे एक वॉल्यूम H2O मिला। ठीक है, ये बस कहने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है जैसे एक मोल से एक मोल, वही सेम चीज दोबारा रिपीट करिए, 1 मोल हाइड्रोजन जब मैं 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करती हूँ तो दो मोल्स मुझे HCl के मिलते हैं। और सभी कुछ अगर गैसेस है, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, तो मोल्स की जगह मैं वॉल्यूम लिख सकती हूँ। दैट इज इट। समझ गए? समझिए। अब इसमें रेशियो भी दे रखा है, रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर इज दिस। ठीक है, ये थोड़ी सी समझने की चीज है, बट मोस्टली क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए, वो मैं आपको अभी करवाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज। नेक्स्ट है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ सिंपल पता है किस प्रकार से, यहाँ पे एक रिलेशनशिप है वॉल्यूम और नंबर की रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक बलून फुलाने की बात करते हैं, जैसे बलून फुलाती हूँ ना मैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसके अंदर हवा भर रही हूँ। हवा भरने का मतलब है कि उसमें एटम्स, हवा के एटम्स इंक्रीज करी हूँ, एयर के नंबर ऑफ एटम्स, जैसे जैसे फुला रही हूँ तो मोर एयर के एटम्स उसमें भरती जा रही हूँ, तो जैसे जैसे एटम्स भरती जा रही हूँ वैसे वैसे बलून का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है। ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है एवोगाड्रोस लॉ, कि जितने नंबर ऑफ एटम्स, ये फिर से किस पे एप्लीकेबल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैसेस, ये भी गैसेस पे एप्लीकेबल है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस का मतलब है कि जिन भी गैसेस का सेम वॉल्यूम है, उसका ये मतलब होता है कि वो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर कोई 2 वॉल्यूम का सब्सटेंस है और 2 डिफरेंट गैसेस है, फॉर एग्जांपल H2Cl2 की बात करी, H2Cl2 दोनों डिफरेंट गैसेस है, पर ये भी मेरे पास एक वॉल्यूम है, ये भी मेरे पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिख रही हूँ, एक वॉल्यूम है। इसका मतलब कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, सेम। ये बताता है मुझे एवोगाड्रोस लॉ। समझ गए? एक वॉल्यूम H2 एक वॉल्यूम Cl2 में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सेम। तो वॉल्यूम और नंबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया फिर, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। जब कोई भी 3 क्वांटिटीज पता होंगी तो चौथी निकाल लूंगी, है ना। अब जैसे ये वॉल्यूम V दे रखा है, इसमें दे रखा है कि V वॉल्यूम पे अगर N नंबर ऑफ एटम्स है तो 2V वॉल्यूम पे ऑब्वियसली 2N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे। सिंपल सी बात है। आगे ये समझ कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होते रहेंगे। इजी। चले आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। 1.8 ग्राम of certain metal burnt in oxygen gave 3 gram of its oxide. 1.5 of the same metal heated in steam gave 2.5 gram of its oxide. Which law is proved correct by this experiment? अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, हर चीज और भी क्लियर होती जाएगी। देखो इसमें क्या सिंपल क्वेश्चन है कि मैंने 1.8 ग्राम एक सर्टेन मेटल लिया, मैं मेटल को M से लिख रही हूँ, मैंने इसका कितना लिया है 1.80 ग्राम लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने ऑक्सीजन में बर्न किया, मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है, और जिससे मुझे कोई मेटल ऑक्साइड मिला। क्या मिला? मेटल ऑक्साइड। मैं इसको MxOY लिख सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, MxOY की तरह लिख दिया। ये कितना मिला है मुझे? ये मिला है मुझे 3 ग्राम्स। समझ गए? ये 3 ग्राम्स मिला है। अब देखो ये 1.8 है, ये 3 ग्राम्स है। अब इन दोनों में क्या बताना है आपको कि 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल heated in steam gave 2.5 gram of its oxide. Which law is proved? अभी यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। 1.8 से 3 ग्राम मुझे मेटल ऑक्साइड मिला, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चल सकता है, अगर इसमें 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है ये मैं निकाल सकती हूँ। क्यों? ठीक है, मेटल ऑक्साइड, क्या मेटल ऑक्साइड बना होगा Mx ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है, जितना मैंने रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। जितने मास का टोटल रिएक्टेंट था उतने ही मास का मुझे टोटल प्रोडक्ट मिलेगा।
ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ m प्लस O2 के इक्वल होगा, तो mx होगा अगर 3 ग्राम है, मेटल मेरे पास 1.80 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का मैं वेट निकाल सकती हूँ जो कि कितना आएगा 3 माइनस 1.8 1.2 ग्राम्स आ गया। तो ऑक्सीजन बच्चा यहाँ पे आ जाएगी मेरी 1.2 ग्राम्स, आ गई ऑक्सीजन 1.2 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए 1.2 ग्राम्स आ गई। अब सिमिलरली इसने बोल रखा है कि आपने अब लिया है 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल और उसको 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड आपको मिली है। सिंपल लिखती हूँ। अब मैंने क्या लिया है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, हम ग्रीन से लिखते हैं। अब आपने लिया है इतना ही है ना, हाँ 1.5 ग्राम, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं ऐसे ताकि आपको दिख जाए। आफ्टर दैट 1.5 ग्राम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो मुझे पता नहीं है ऑक्सीजन कितनी है, पर ये मुझे मिल रहा है कितना 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम मिल रहा है। अब दोबारा से इसका भी निकाल लेती हूँ, इसका कैसे निकालूंगी, 2.5 माइनस 1.5 कितना होता है, 2.5 माइनस 1.5 है ना, 2.5 माइनस 1.5 अगर करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास 1 ग्राम, आ गया 1 ग्राम। तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रही है और यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे हो रही थी बच्चा आपकी 1.2 ग्राम ऑक्सीजन यूज। ठीक है, अब इससे क्या प्रूव होता है बाय दिस एक्सपेरिमेंट, बाय दिस एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव होता है। अब देखो बाय दिस एक्सपेरिमेंट हम एक चीज प्रूव कर सकते हैं, ये वाले दोनों याद हो गई, 1.2 एंड इसमें 1 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रही है और इसमें 1.2 ग्राम ऑक्सीजन। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको दे रखा है कि मैंने मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, उससे कोई मेटल ऑक्साइड बनी, मुझे नहीं पता वो MO2 बनी है कि MO बनी है कि M2O5, ऐसे भी तो होते हैं ना, कोई भी यहाँ पे रेशियो हो सकता है, बट मुझे ये पता है कि मैंने इतना ग्राम मेटल लिया था, उससे 3 ग्राम 1.8 से मुझे 3 ग्राम ऑक्साइड मिल गई। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, दिस माइनस दिस ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की क्वांटिटी पहले में आ गई 1.2। नेक्स्ट केस में 1.5 लिया मैंने, ठीक है, 1.5 से मुझे 2.5 मिल रही है आपकी ऑक्साइड। तो अब इसमें कितनी ऑक्सीजन है, इसमें मेरी आ गई पूरी 1 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, अभी मैं एक बार इरेज करूंगी सब, तो ये चीज समझ आई। उसके बाद क्या करना है, लॉ, ये तो मुझे पता है कि इसमें मैं कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फंडा यूज कर रही हूँ। इसको एक और चीज से करके दिखाती हूँ। एक और चीज क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ऐसे करके लिख सकते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन यूज। वेट ऑफ मेटल फर्स्ट केस में कितना है 1.8 अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट केस में कितना था 1.2 ग्राम, तो 1.2 लिख दिया। इन दोनों का रेशियो करूंगी तो कितना आएगा 1.5। सिमिलरली नेक्स्ट केस में, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये हो गया फर्स्ट केस आपका। सेकंड केस क्या है, 1.5 ग्राम आपने क्या लिया था वेट ऑफ मेटल, तो 1.5 लिखा, और वेट ऑफ ऑक्सीजन आया था 1, तो ये भी कितना आया 1.5। तो क्या इस रेशो से प्रूव नहीं हो रहा कि जितना मेटल और ऑक्सीजन का रेशो पहले लगा था अभी भी उतना ही रेशो लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा यूज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो होता ही है जिससे हमने वो चीज कैलकुलेट करी थी, बट इससे एक और चीज हमें पता चलती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस बोलता है बच्चा कि जो हमारा मेटल प्लस ऑक्सीजन से जो MXOY बनेगा, नो मैटर ये कितना ग्राम हो, नो मैटर ये भी कितना ग्राम्स ले लूं, ये भी कितना भी ग्राम्स बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो इनका रेशियो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन से प्रूव होता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। नो वंडर कि हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज किया, ठीक है, यूज किया, बट इस क्वेश्चन में दो चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं,
है ना। डेफिनेट प्रोपोर्शंस का एक और बार मैं अच्छे से बता देती हूँ। जो डेफिनेट प्रोपोर्शंस हैं वो हमेशा सेम चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको NO2 का एग्जाम्पल दिया, या तो मैं NO2 लिखूँ या मैं लिखूँ N2, चाहे मैं लिखूँ N2O5, चाहे मैं लिखूँ NO। ये सारी क्या है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनके ये चीजें बनी है कि नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनके ये चीजें बनी है। तो ये जो चीजें हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो जब भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करने पड़ते हैं इनके एलिमेंटल रेशियोज, फॉर एग्जांपल NO2 का जब मैं N2O से कंपेयर करूंगी तब मैं क्या बोलूंगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, समझ गए। पर जब जैसे फॉर एग्जांपल CO2, चाहे कोई भी CO2 कैसे भी बन रही हो, जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट से CO2 बनाई, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट से CO2 बनाई, इन दोनों का रेशियो जब मैं कंपेयर करूंगी तो मेरा क्या होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ यूज होता है। जैसे अभी वाला जो केस था, मेटल प्लस ऑक्सीजन से बन रही थी मेरी कोई भी मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में मेटल की कोई भी वैलेंसी हो सकती है, ऑक्सीजन की कोई भी वैलेंसी होती है, हमें नहीं पता, ठीक है। मेटल प्लस ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बन रही थी। अब इसने क्या किया, इसने पहले एक कुछ वेट लिया था 1.8 का, दूसरी बार मेटल का वेट लिया था 2.5 का, नहीं 1.5 का, राइट। देखो ये चीज ना अभी से क्लियर कर रहा हूं मैं, बोल रही शुरुआत में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि अच्छे से सारी तैयारी हो। पहले हमने लिया था 1.8, दूसरी बार हमने मेटल लिया था 1.5 ग्राम, ठीक है। तो 1.8 से वो बोल रहा है कि आपका कितना ग्राम्स बन रहा था, कुछ बन रहा था 3.1 सेकेंड, 3 ग्राम्स, कितना बन रहा था, 3 ग्राम्स बन रहा था, और दूसरे में आपका बन रहा था 2.5 ग्राम्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये मुझे पता चल गया, इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि हम अभी भी सेम ही चीज को कंपेयर करें ना, सेम रिएक्शन को, अभी भी मैंने मेटल ऑक्साइड को ही कंपेयर करी हूँ, कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को नहीं करी, सेम मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रही हूँ विद देयर डिफरेंट मासेस, मासेस चेंज कर दिए, मॉलिक्यूल या रिएक्शन सेम रहा, तो इस केस में हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन ही लगेगा। तो एग्जाम में आएगा तो देखते ही डेफिनेट प्रोपोर्शंस लिख देना है। अभी तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि इनके डेफिनेट प्रोपोर्शंस कैसे हैं। इनके डेफिनेट प्रोपोर्शन क्यों थे, क्योंकि अगर मैं वेट ऑफ मेटल अपॉन इन दोनों रिएक्टेंट्स के वेट को क्या करती हूं, मैं इनका रेशियो लेती हूँ, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, दोनों रिएक्टेंट्स, जैसे पहले वाला था 1.8 और ऑक्सीजन का उसमें आया था 1.2, इनका तो 1.5 आता है रेशियो। सिमिलरली नेक्स्ट में वेट ऑफ मेटल था कितना, वेट ऑफ मेटल था 1.5 अपॉन नीचे क्या आ गया 1.5, और ये आया था मेरा ऑक्सीजन का वेट आया था 1 ग्राम, तो ये भी रेशियो कितना आ गया 1.5। तो जब दोनों के रेशियो सेम आ गए, मेटल और ऑक्सीजन के, आए कि नहीं आए, उसमें मेटल और ऑक्सीजन का पहले भी रेशियो 1.5 था, अभी भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 1.5 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चा, सेम। आई ये चीज समझ, तो ये क्या आ गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। आप देखो क्या पूछा है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, बार बार मैं बोले जा रही हूँ कि मल्टीपल प्रोपोर्शंस किस केस में लागू होता है। ऑप्शन देखो, NaCl और NaBr, इसमें लागू होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Na तो चलो दोनों में सेम है, पर यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन, तो दो डिफरेंट एटम्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नहीं लागू होगा। नेक्स्ट क्या है, वाटर एंड हैवी वाटर, वाटर होता है बच्चा आपका H2O और हैवी वाटर होता है D2O, तो यहाँ पे क्या यूज हो गए, आइसोटोप्स, और मैंने बताया था कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आइसोटोप के केस में फेल हो जाता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। हैवी वाटर क्या होता है, दिस इज ड्यूटीरियम, ये क्या है बच्चा, ये है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम होता है आपके हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप, हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप, और आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका मास डिफरेंट होता है। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप वो होते हैं
same atomic number but different mass नंबर। ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा। ये होते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, जिससे हैवी वाटर बनता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसका बच्चा एटॉमिक मास होता है आपका 2 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। आई चीज समझ। नेक्स्ट देखो, SO2 एंड SO3, ये तो फॉर श्योर शो करेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है? एटम सेम है। देखो यहाँ पे भी सल्फर और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सल्फर और ऑक्सीजन है, राइट? तो क्या है बच्चा, दोनों में एटम्स क्या है आपके? सेम, बट इनके प्रोपोर्शंस अलग हैं। ये SO2 है, यहाँ 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन है। समझ गए? उसके बाद ये देखो MgO और MgOH होल ट्वाइस। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा एटम आ गया, तो इसको फिर से हम कंपेयर नहीं कर सकते लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमें सिमिलर एलिमेंट्स चाहिए, बट उनके रेशियोज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे SO2 SO3 में है तो सल्फर और ऑक्सीजन, बट सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में, या 1:2 में या 1:3 में। अंडरस्टूड? तो करेक्ट आंसर ये हो गया। चलो आगे। अब है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको सबसे पहले तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आती है बेसिक लेवल पे, ठीक है? अब इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? जब भी हमें कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहीं पे लिखी हुई दिख रही है, कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखी हो ना केमिस्ट्री में कहीं भी, सबसे पहला काम ही आपको बैलेंस करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बैलेंसिंग। बिना बैलेंस किए सीधे क्वेश्चंस करने लग गए तो गलत ही होगा। बैलेंस करना जरूरी है। क्यों? once we get a balanced chemical equation then we can interpret a chemical equation by the following ways। जैसे कि मास एनालिसिस हम कर सकते हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस। मास का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल है, CH4 का मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो बनता है मेरा CO2 प्लस H2O। ये सिंपल कंबशन रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़िए ये, ठीक है? ये कंबशन रिएक्शन में क्या है? मास एनालिसिस। मतलब कि अगर मुझे CH4 का मास पता है तो मैं CO2 का मास निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों के बैलेंस क्या पता है? नंबर ऑफ मोल्स। देखो बैलेंस करूँ, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। तो अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अब ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। इसका मतलब है कि 1 मोल CH4 को मुझे अगर क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के CO2 बनाना है, तो 1 मोल CH4 से यहाँ पे लिखो 1 मोल CH4 से मुझे 1 मोल ही क्या मिलता है? CO2। ये तो दिख रहा है सभी को। 1 मोल CH4 से मुझे 1 मोल ही CO2 मिलता है। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट कितने मोल्स O2 से कर रहा है? 2 मोल से। दिख रहा है? 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल CH4 को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना सके। ये चीज समझ आ गई? एक इक्वेशन लिखी थी सबसे पहले मैंने, CH4 प्लस O2 से बनता है CO2 प्लस H2O। सिंपल कंबशन रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आए, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मतलब जो भी इन एटम से पहले जो नंबर लिखे हैं मैंने उनको बैलेंस करने के लिए, वो नंबर क्या कहलाते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है? वो हमें बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स। बहुत जरूरी है, वो मोल्स बताते हैं हमें। वो क्या मोल्स बता रहे हैं कि 1 मोल CH4 को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बना सके। इतनी चीज समझ आई? अब मास रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि इसी इक्वेशन से मैं मास भी निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मोल्स पता है। अगर मुझे CH4 के मोल्स पता है और CH4 का मोलर मास भी मैं निकाल सकती हूँ। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, होता है ये फॉर्मूला।
सभी को पता है ना। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकती हूँ, कुछ भी निकाल सकती हूँ। मोल्स मुझे पता है, मोलर मास मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, गिवन मास। मोलर मास कैसे पता है, यहाँ पे देखो CH4 का मोलर मास कितना होता है, एक बार ये रब कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन पता है, ठीक है। अब CH4 का मोलर मास कितना होता है, CH4 का मोलर मास, कार्बन कितने है इसमें, 1 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट, प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 कर दो, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया, 16 ग्राम, ठीक है। 16 ग्राम की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ U, एटॉमिक वेट है तो उसकी क्वांटिटी हम U में भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं 16 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक वेट का, ये मोलर वेट का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32, तो 32U लिख दे, 32U। CO2 का कितना होता है, CO2 का सेम 12 प्लस 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 44U। H2O का कितना होता है, 18U, 18U। ये तो सबके क्या लिख दिए, एटॉमिक वेट्स, यहाँ पे लिख रही हूँ, एटॉमिक नहीं लिखूंगी, यहाँ पे क्या लिखूंगी, मोलर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम्स थोड़ी है, मॉलिक्यूल्स भी है ना, तो यहाँ पे करेक्ट टर्म हो जाएगी आपकी मोलर मास। आ गया मोलर मास। अब मोलर मास ये तो आ गया, अब इससे मैं एक और चीज निकाल सकती हूँ, क्या, मोलर मास से मैं इसका टोटल मास भी निकाल सकती हूँ। इसका ये एक और मतलब होता है कि जो 16 ग्राम है बच्चा, इसका एक ही मोल यूज हो रहा है, राइट। एक मोल का मतलब है 16 ग्राम, जो भी इसका एटॉमिक वेट होता है उसका मतलब क्या होता है, बार बार मैंने बताया है, एटॉमिक वेट या फिर मोलर मास, ठीक है। एटॉमिक वेट या फिर मोलर मास का एक ही मतलब होता है, क्या मतलब होता है, इज इक्वल्स टू 1 मोल। वो 1 मोल का मास है कि नहीं। तो 1 मोल का यहाँ पे मास कितना हो गया, ये 16 ग्राम ही लिख दिया। ऑक्सीजन के पर यहाँ पे 2 मोल्स है, 1 मोल का मास 32 है, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 32 इंटू 2 हो नहीं जाएगा, 32 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 4 3 12 6 64 ग्राम। तो फिर 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम मुझे ऑक्सीजन चाहिए। मैं मास निकाल रही हूँ देख के ही, सीधा देख के मास निकाल रही हूँ, मोल्स देख के, ठीक है। अब 1 मोल से 1 मोल CO2 बन रही है, ठीक है। CO2 में 44U इसका एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे भी 44 ग्राम ही होगा क्योंकि एक ही मोल है। अब 2 मोल वाटर के बन रहे तो कितने ग्राम्स हो गए, कितने ग्राम्स हो गए, 18 इंटू 2 ग्राम्स विच इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। आई होप ये चीज सभी को क्लियर हुई होगी। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा, धीरे धीरे करके बता रही हूँ, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिख के मैंने इक्वेशन बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद जो भी कोएफिशिएंट्स आ रहे थे वो मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताते, तो मुझे पता चला कि 1 मोल CH4 से रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन से, और मेरे पास बनती है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर। अब मोल्स मुझे पता चले, उसके बाद मुझे सबके एटॉमिक वेट्स मैंने नीचे लिख दिए, ये एटॉमिक या मोलर मास लिख दिए। अब मुझे इनके ग्राम्स, इनके मासेस पता करने कितने यूज होते हैं, तो मासेस मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, अगर सभी अपने 1 मोल्स हैं, इसका मतलब इसका कितना मास यूज हो रहा है, 16 ग्राम। अगर ये 1 ही मोल है तो इसका 16 ग्राम को रिएक्ट कराने के लिए, 16 ग्राम CH4 को रिएक्ट कराने के लिए मुझे 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। कितना, 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, जिससे मुझे 44 ग्राम CO2 मिलेगा और 36 ग्राम्स क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। एटॉमिक मास अलग होता है, ये मैंने क्या निकाले हैं, ये मैंने निकाला है मास रिक्वायर्ड, ठीक है, ये मैंने निकाला मास रिक्वायर्ड। तो इससे मैंने मास एनालिसिस बता दिया। अगर मुझे मास पता है तो किसी और का मास निकाल सकती हूँ, मास एनालिसिस हो गया। मास वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं, एंड मोल एनालिसिस तो करके दिखाई दिया, सिमिलरली वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब एक एक करके फंडा, ये फंडा हुआ क्लियर, अब क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। जैसे कि ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है,
2 KClO3 से 2 KClO3 ऑक्सीजन आपका बनता है। इसका मतलब है कि 2 मोल्स KClO3 से मुझे 2 मोल्स KCl के और 3 मोल्स ऑक्सीजन के मिलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी। ये सब क्या बताते हैं? मोल्स बताते हैं। 2 मोल्स KClO3 से मुझे 2 मोल KCl मिलेगा और 3 मोल मुझे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ये वही चार्ट है जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, मास से मोल कैसे बनता है, ये सारी रिलेशनशिप वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन इन अ कंटेनर, कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। क्या है? 2 मोल्स मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मैंने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस इन द, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से का रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब सबसे पहली बात क्या है? ये रिएक्शन मुझे बैलेंस करनी है, कर दूं तो कैल्शियम यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो वो बैलेंस है। अब कार्बन करते हैं, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो वो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन करते हैं, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है कि नहीं? तो सब कुछ मेरा बैलेंस है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या लिया? अब आपने 2 मोल्स CaCO3 के ले लिए, तो जैसे ही 1 मोल से मैंने 2 मोल्स ले लिए CaCO3 के, तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो 2 ही मोल्स मुझे कैल्शियम ऑक्साइड के मिलेंगे और 2 ही मोल्स मुझे CO2 के मिलेंगे। बच्चा ये क्या होता है? रेशो एकदम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर 1 से 1 मोल CO मिल रहा है और 1 मोल CO2 मिल रहा है, तो 2 से भी मुझे 2 ही मोल CO और 2 ही मोल CO2 मिलेंगे। ठीक है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप? जब 1 से 1 मिल रहा है तो ऑब्वियसली 2 से 2 ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस के कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स हो गए, तो आंसर क्या हो गया? 2 मोल्स ऑफ CO2। वेरी वेरी इजी, सिर्फ मोल्स ही निकालने, समझ आ गया? जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स इसके बढ़ाए, क्या किया है? ये इंटू 2 ही तो किए, पूरी इक्वेशन इंटू 2 कर दो। सिंपल सी बात है, पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर अ केमिकल रिएक्शन दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A प्लस B माइनस C। वेरी इजी, बैलेंस करना है, केवल बैलेंस करो। यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe3 ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे कितना Fe पे 3 का ये लगा हुआ है, तो क्या मैं ये A की जगह 3Fe लिख सकती हूँ? लिख दिया। प्लस 4H2O मुझे पूरा अच्छे से गिवन ही है। उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब क्या है? ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितनी? 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन पहले यहाँ पे बैलेंस है, तो ये तो भाई पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, बी कुछ भी नहीं है, बी हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख देती हूँ A की वैल्यू तो 3 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और हाइड्रोजन्स कितनी है? 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी 4 लिख दो। 4 इंटू 2 8 हो गई, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई 4। अब आपको क्या करना है? A प्लस B माइनस C करना है। A प्लस B माइनस C, A की जगह लिख दू 3 प्लस 1 माइनस 4, तो कितना आ गया? आंसर 0 आ गया। तो सिंपल 0 A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। चले आगे। अब ये देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये आपका क्वेश्चन है। 1 सेकेंड। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है कितना? Mg3PO4 होल ट्वाइस विल कंटेन 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो, ये 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट है, राइट? ये इस प्रकार से जब इक्वेशन लिखी, इसका मतलब क्या है? ये 1 मोल का एटम का ये फॉर्मूला होता है। तो 1 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन दिख रहे हैं? तो मैम 1 यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट के पास 4 इंटू 2 दिखाई दे रहा है। 4 इंटू 2 इज 8 मोल्स, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। इजी, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है मेरे पास। O2 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? सिर्फ ऑक्सीजन लिख रही हूँ, ऑक्सीजन के एटम्स। 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
1 मोल ऑफ Mg3PO4 के पास 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसने पूछा है कि 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स के पास होंगे। इजी, अगर 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने में है, 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस में है। ऐसा लिख सकती हूँ कि 8 मोल्स ऑक्सीजन मेरे पास 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस में है, तो फिर 1 मोल कितने में होगा, तो फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने में होगा, वेरी इजी, 1 मोल कितने में होगा, 1/8 में। पर आपको कितना पूछा है, 4 मोल्स पूछा है। जब 4 मोल्स पूछा तो क्या कर दूंगी, यहाँ पे कर दूंगी इंटू 4, ठीक है। ये बहुत बेसिक, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं, ये सिंपल मैथ्स है कि अगर 8 मोल्स ऑक्सीजन मेरे 1 मोल Mg3PO4 में प्रेजेंट है, तो फिर 1 मोल ऑक्सीजन कितने Mg3PO4 में होगी, तो मैं डायरेक्टली नहीं लिखती हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में इजी हो जाए। 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी 1/8 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस में। तो फिर 4 मोल्स किसमें प्रेजेंट होंगे, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे बच्चा 1/8 इंटू 4 मोल्स ऑफ Mg3 which is equals to 0.5 मोल्स। इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ये बेसिक मैथ से बहुत जगह यूज होगी, समझ गए। एक Mg3PO4 होल ट्वाइस में मेरे पास 8 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो फिर अगर 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास 1 मोल में है, तो फिर एक ऑक्सीजन कितने में होगा, 1/8 में, और 4 मोल्स कितने में हो जाएंगे, 1/8 इंटू 4 में। इजी, चले आगे, 0.4 इसका आंसर आ गया। अब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग 33.6 ग्राम ऑफ MgCO3। वेरी इजी, वंस अगेन MgCO3 को मैंने हीट किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करती हूँ तो प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये फिर से देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको और बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। Mg एक, ऑक्सीजन 3 और कार्बन एक, पूरी बैलेंस्ड है। अब आपने क्या किया, 30 कितने ग्राम्स ऑफ CO2 फॉर्म होगा, 33.6 ग्राम से। ये फिर से यूनिटरी मेथड से समझाती हूँ। 1 मोल के लिए 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 मिल रहा है, सभी को दिख रहा है। 1 मोल MgCO3 का वेट कितना होता है, मैग्नीशियम का वेट होता है 24 प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3 कितने होते हैं, 16 टू 32, 64, तो 64 कर दिया। अब जब इन सबको ऐड करूंगी तो बच्चा मेरा आंसर आएगा, 1 सेकेंड, तो बच्चा मेरा आंसर आएगा 84 ग्राम। कितना आएगा, 84 ग्राम्स, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का ये हो गया, ठीक है, 84 ग्राम्स आ गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें चाहिए ही नहीं, पर फिर भी लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 40 ग्राम्स और CO2 का हो जाएगा 44 ग्राम्स। ये चीज समझ आई कैसे किया, ये सभी के मोलर मासेस लिख लिए, ठीक है। मोलर मास का मतलब ही होता है 1 मोल, होता है कि नहीं। एक मोल अगर सब में बन रहा है, 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 मिल रहा है, इसका ये मतलब होता है कि उसका जो एटॉमिक वेट है 84 ग्राम, उसका मतलब भी 1 मोल होता है। तो मतलब 84 ग्राम से मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। इतना समझ आया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 84 ग्राम ऑफ MgCO3 मुझे क्या देती है, मुझे देती है 44 ग्राम ऑफ CO2। मैं आपको ना अभी क्या सिखा रही हूँ, बेसिक मैथ सिखा रही हूँ, सच बता रही हूँ। ये बेसिक मैथ से ये देखते ही आप थोड़े दिनों में करने लगोगे, पर मुझे पता है यहाँ पे अटकते हैं बच्चे, इससे मैं करके दिखा रही हूँ। 84 ग्राम ऑफ MgCO3 से क्या बनता है, 44 ग्राम ऑफ CO2। समझ आई ये चीज, 84 ग्राम
ऑफ MgCO3 से 44 ग्राम CO2 बन रहा है, ठीक है। तो मतलब कि 1 ग्राम ऑफ MgCO3 से कितने ग्राम CO2 बनेगा? 44/84 ग्राम ऑफ CO2। पर आपसे कितना पूछा है? आपसे पूछा है कि आपके पास 36 ग्राम ऑफ MgCO3 है, तो फिर 36 ग्राम ऑफ MgCO3 से बनेगा 44/84 इंटू 33.6 सॉरी 33.6। सो इससे बच्चा आपका आंसर आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 17.6 ग्राम ऑफ CO2। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? सबसे पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद मोल्स देखे। मोल्स से मुझे क्या पता चला कि 1 मोल का मतलब होता है 84 ग्राम ऑफ दिस, 1 MgO मोल का मतलब है 40 ग्राम, 1 CO2 मोल का मतलब है 44 ग्राम। मोल्स आ गए, ग्राम्स आ गए, मोल्स मुझे पता चल गए, ग्राम्स मुझे पता चल गए। अब मुझे पता चला कि 84 ग्राम MgCO3 से मुझे 44 ग्राम CO2 मिल रहा है, वही मैंने लिख दिया। तो 1 ग्राम MgCO3 से कितना मिलेगा? इतना ग्राम CO2। अब मेरे को कितना क्वेश्चन में 84 ग्राम नहीं दे रखा, मुझे दे रखा 33.6 ग्राम। तो 33.6 ग्राम MgCO3 से कितना CO2 मिलेगा? इसको इस हिसाब से लिखते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, और आपका 17.6 ग्राम CO2 आ गया। तो मतलब 84 से अगर 44 मिल रहा है तो उससे कम 36 ग्राम से मुझे 17.6 ग्राम ही CO2 मिलेगा। इस यूनिटरी मेथड से मैंने निकाल लिया। ये एक इजी मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? आप दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 33 नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल रही हूँ कि 33.6/84 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे? आपके पास MgCO3 के आ जाएंगे। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं हम, उससे भी सेम आंसर आएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा। ये देखो 33.6 डिवाइडेड बाय 84 विच इज इक्वल्स टू 0.4। ये जो मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट आपको नहीं करना, आपको कैलकुलेशंस बाय हैंड आनी चाहिए। तो ये कितने आ गए? 0.4 मोल्स आ गए। तो 0.4 मोल्स ऑफ MgCO3 आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो 0.4 मोल्स ही मेरे क्या बनने वाले हैं? मोल्स ऑफ CO2 ही बनने वाले हैं, क्योंकि रेशियो सेम रहता है। अगर 0.4 मोल्स MgCO3 के हैं तो 0.4 ही CO2 के मोल्स बनेंगे। तो गिवन मास मुझे निकालना है, मोलर मास होता है 44, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? गिवन मास मेरे पास आ जाएगा 44 इंटू 0.4, 44 इंटू 0.4, तो आंसर आ जाएगा 17.6 ग्राम। ऐसे भी कर सकते थे, पर मुझे आपको ये मेथड सिखाना है, यूनिटरी मेथड, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपली सॉल्व नहीं होंगे। ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, पर ये वाला जो मेथड मैंने सिखाया इससे इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि ये जहां पे ये मेथड काम नहीं करेगा वहां पे ये हर जगह काम करेगा। ये कई बार क्या होता है, आपको फेल कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, पर ये मेथड कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि सिंपल मैथ्स है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें तो फॉर्मूला लगा है गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला, राइट। तो या तो मुझे 33.6 ग्राम MgCO3 दे रखा है, इससे मैंने क्या निकाली? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स MgCO3 के मेरे पास कितने आ गए? 0.4 मोल्स आ गए। तो 0.4 मोल्स अगर MgCO3 है, इसका मतलब 0.4 मोल्स ही मुझे CO2 मिलेगा। तो उससे मैंने मास निकाल लिया, ये वाली वैल्यू निकाली CO2 की। आ गया आंसर, ठीक है। चले आगे, चलो। मैं बहुत सोली बता रही हूँ, पर फिर भी आपको क्या लग सकता है? हॉच पॉच लग सकता है अपने दिमाग में, बट क्या करना है, सेशन ओवर होने के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने खुद से। फिर उसके बाद नहीं समझ आए तो मैम की हेल्प ले लो, बट ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है और कुछ भी नहीं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 moles of KClO3 is taken in a container. Calculate the moles of oxygen produced in the reaction. तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है? KClO3 से बन रहा है मेरा KCl प्लस ऑक्सीजन।
तो सबसे पहले देखना क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। मुझे तो बैलेंस नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। पोटेशियम बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 2 लिख देती हूँ और यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गई। पर अब इसको बैलेंस करने 2 KCl भी कर देती हूँ। अब ये क्या है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। सबसे पहला काम क्या था, इक्वेशन बैलेंस करना, समझ गए? इसका मतलब है कि 2 मोल्स KClO3 से मुझे 2 मोल्स KCl और 3 मोल्स की ऑक्सीजन मिल रही है। समझ आया? अब आपको पूछा क्या है कि पर आपके पास क्या है, 4 मोल्स है KClO3 के। कितने हैं? 4 मोल्स। 4 मोल्स कब होंगे? जब इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगी, इंटू 2 कर दूंगी, तभी होंगे ना 4। तो अब क्या है, मेरे पास 4 मोल्स हैं KClO3 के। KClO3 के 4 लिख दिए। तो इसका मतलब सारी इक्वेशन, अगर ये डबल हुई है क्वांटिटी, तो पूरी इक्वेशन डबल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 4 KCl मिलेगा प्लस 6 मिलेगा ऑक्सीजन। यही पूछा है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। तो मैंने बस सिंपली निकाल लिए, कितने आए, 6 मोल्स आ गए, ये इसका आंसर हो गया। तो जैसे ही 2 मोल्स मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन था, बैलेंस इक्वेशन से ये बोल रहा है कि आप 2 मोल्स नहीं ले रहे हो, आप एक्चुअली 4 मोल्स ले रहे हो। 4 का मतलब है इस इक्वेशन को क्या किया है, इंटू 2। तो पूरी इक्वेशन इंटू 2 कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के मिल जाएंगे, क्योंकि कभी आधी अधूरी चीज इंटू 2 नहीं करते, पूरा ही। ये क्वांटिटी अगर डबल कर दी रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट भी डबल मिलेगा, इसका यही मतलब है। चले आगे। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आप क्या करवा रहे हो, मीथेन का कंबशन करवा रहे हो, जो कि है CH4। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाती हूँ तो CO2 प्लस वाटर मिलता है। ये अभी रिएक्शन में लिख के दिखाई थी आपको। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले यही बैलेंस कर देती हूँ। यहाँ पे कर दिए हाइड्रोजन मैंने बैलेंस, यहाँ 2H2O लगा दिया, तो मेरे पास ऑक्सीजन हो गए 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा दे। क्या आप सब कुछ बैलेंस है? कार्बन 1 यस, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 बैलेंस। अब ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन। अब आपको बोला है कि आपके पास 16 ग्राम मीथेन है, आपको बताना है कितने ग्राम पानी आपको मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं वही लिख देती हूँ कि मुझे कितने ग्राम CH4 चाहिए। CH4 का मोलर वेट कितना होता है, 12 + 4 = 16 ग्राम। अब ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन होता है ये 16 + 16 32 ग्राम्स। अच्छा, हमें पूछा ही नहीं है ऑक्सीजन, तो हम क्यों करें। 16 ग्राम ये है, और वाटर कितना है, वाटर 16 ग्राम। CH4 से मुझे वाटर कितना मिल रहा है, ये तो 18, इसका मोलर मास होता है 18 × 2 विच इज इक्वल टू 36 ग्राम्स मिल रहा है। तो इजी हो गया, वेरी इजी है ना। अगर 1 मोल से 2 मोल वाटर मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है 1 मोल CH4 का मतलब है 16 ग्राम, है ना। 1 मोल का वेट होता है 16 ग्राम्स, तो 2 मोल H2O का वेट कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। 1 मोल से 2 मोल्स मिल रहा है, मतलब 16 ग्राम से 36 ग्राम्स आपको क्या मिलेगा, वाटर। तो 36 ग्राम इसका आंसर हो गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 KClO3 से मिलता है आपको 2 KCl + 3 ऑक्सीजन। ये क्या है, पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे सिर्फ एक गैसियस क्वांटिटी है, वो है आपकी ऑक्सीजन वाली। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब ये कि KClO3 का मोलर मास होता है 122.5 ग्राम। ये सिर्फ KClO3 का है, इसको इंटू 2 नहीं किया। KCl का मोलर मास दे रखा है 74.5 ग्राम। अब ऑक्सीजन आपकी क्या है, ऑक्सीजन है आपकी गैस। तो गैस को मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 22.4 लीटर की भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना। यही तो मतलब था कि 1 मोल इसका मतलब है 1 मोल KClO3 का मास है 122.5 ग्राम, जो इसका मोलर मास है। 1 मोल KCl का मास है 74.5 ग्राम। तो फिर 1 मोल ऑक्सीजन का मास नहीं होता, गैस है तो वॉल्यूम होगा।
1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस यही इसमें लिखा है। समझ गए कि वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकती है। मास वॉल्यूम का मतलब है, अब क्या हो गया, इसके 2 मोल्स का मतलब है कि ये हो जाएगा 2 इंटू 122.5, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 74.5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर्स एसटीपी, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। क्या ये चीज समझ आई? इसमें ये है कि अगर 1 मोल KClO, इसमें बस इतना बताया गया है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि 1 मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है कि इस पूरे का मोलर मास का वेट वो है 1 मोल, जो भी इसका मोलर मास है इस मॉलिक्यूल का, वो इसका क्या हो गया 1 मोल, तो 1 मोल का वेट है 122.5 ग्राम, ठीक है। 1 मोल KCl का वेट है 74.5 ग्राम, और 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, क्योंकि वो गैस है, 22.4 लीटर्स। समझ आया? ठीक है, 22.4 लीटर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब उसके बाद टोटल कैलकुलेट करना है ग्राम्स एंड लीटर्स में, तो 2 इंटू हो गया, ये भी 2 इंटू हो गया, ये 3 था, तो 3 इंटू 22.4 लीटर्स, बस ये सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What volume of air at NTP containing 21% oxygen by volume is required to completely burn 1000 gram of sulfur containing 4% combustible matter? तो आपके पास क्या है, सल्फर का आपने कंबशन कराया, सल्फर का कंबशन कराऊंगी तो SO2 मिल जाएगी, तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? हाँ मैम, ये बैलेंस इक्वेशन है, S प्लस O2 से मिला SO2, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, S प्लस O2 से मिला SO2, मतलब कि 1 मोल सल्फर रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से टू गिव मी 1 मोल ऑफ SO2। ये चीज समझ आई? ठीक है, 1 मोल का क्या मतलब है, 1 मोल सल्फर का मतलब होता है 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन से, 16 प्लस 16 इज 32 ग्राम ऑक्सीजन से टू फॉर्म 32 plus 32 which is equals to 64 ग्राम of SO2। इतना समझ आया? 32 ग्राम से रिएक्ट करके 64 ग्राम SO2 बनाता है, ये इसके मोलर वेट्स के बराबर होता है। अब आपको पास दे रखा है कि आपके पास 1000 ग्राम सल्फर है, आपके पास 1000 ग्राम सल्फर है जिसमें 4% इनकम्बस्टिबल मैटर है। इनकम्बस्टिबल का मतलब है कि जो जिसको मैं और क्या नहीं कर सकती, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। कंबशन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना। मेरे पास 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम मेरे पास सल्फर है, बट इसमें से जो 4% है वो काम का नहीं है मेरा, यही तो लिखा है इनकम्बस्टिबल है, तो 1000 में से 4% माइनस कर दो, इजी सी बात है। तो सल्फर कितना हो गया टोटल मेरे पास, 1000 इंटू 4% काम का नहीं है, तो कितना काम का हो गया, 96% काम का हो गया। इसका मतलब 960 ग्राम सल्फर है मेरे पास टोटल, जिसका मैं कंबशन करा सकती हूँ। है तो मेरे पास 1000 ग्राम, पर 4% उसमें से क्या है, काम का ही नहीं है, 4% कंबस्ट नहीं होगा, तो कंबस्ट कितना होने वाला है, सिर्फ 960 ग्राम। 1000 का 96% ही कंबस्टिबल है, 960 ग्राम आ गया, तो 960 ग्राम है मेरे पास सल्फर। अब ये फिर से यूनिटरी मेथड लगा दूं, कैसे लगाऊंगी कि अगर, और पूछा क्या है, कितना ऑक्सीजन मुझे मिलेगा, तो इसका मतलब है कि what volume of air at NTP containing 21% of oxygen by volume is required to completely burn 1000 ग्राम ऑफ दिस। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो मेरा 960 ग्राम है ना, 960 ग्राम के मोल्स कितने हो गए, कितने मोल्स हो गए, 960 बाय 32 कर दूं, 1 सेकेंड। अब आपको एनटीपी पे क्या वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया कि इसकी वॉल्यूम यहाँ पे कितनी है, 22.4 लीटर्स, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पूछा है, ग्राम्स नहीं पूछा, तो हम ग्राम से इसको नहीं कर सकते। तो 22.4 लीटर्स का मतलब है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर रिक्वायर्स
22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं लिख सकती हूँ ना, चाहे 32 की जगह, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस ले रखी है और इसमें गैस का ही पूछा है। क्या पूछा है कि आपकी ऑक्सीजन तो किस में है, ये देखो सल्फर तो ग्राम्स में दे रखी है, पर वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा हुआ है, मतलब वॉल्यूम की जगह यहाँ 22.4 लीटर लिखो, वो भी एक ही बात है, 1 मोल है। तो 32 ग्राम मेरी 22.4 लीटर ऑक्सीजन यूज करती है। तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर कितनी यूज करेगी, 22.4 अपॉन 32, राइट। उसके बाद और लीटर ऑफ ऑक्सीजन यूज करेगी, बट मेरे पास कितना है, 960 ग्राम ऑफ सल्फर है, तो 960 ग्राम ऑफ सल्फर विल रिक्वायर 22.4 अपॉन 32 इंटू 960 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे मेरा आंसर कितना आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो बच्चा मेरी आंसर आएगी 672 लीटर्स। कितनी चाहिए मुझे, 672 लीटर्स। तो मुझे 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। क्या ये चीज समझ आई, कितनी चाहिए, 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन के लिए मैंने जगह छोड़ी नहीं है, तो मैं ये वाली स्लाइड रब करने वाली हूँ। इतना पता चल गया कि 32 ग्राम्स के लिए मुझे 22.4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, पर मेरे पास सल्फर कितनी है पहले वो मैंने निकाली। सल्फर है मेरे पास 960 ग्राम, तो 960 ग्राम के लिए मुझे 672 लीटर्स ऑक्सीजन चाहिए। समझ आ गया, अब मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है, रब कर दी मैंने। नेक्स्ट क्या है, 672 लीटर्स ऑक्सीजन मुझे चाहिए। नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ, अब आपको दे रखा है कि आपकी जो पूरी एयर है उसमें केवल 21% ही आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब हो गया कि मेरे पास जितनी भी पूरी एयर है, मुझे नहीं पता उसकी क्वांटिटी x है, उसका केवल 21% ही उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, और मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 672 लीटर्स तो मुझे चाहिए, इतना तो चाहिए मुझे कंबशन कराने के लिए, है ना, ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल एयर मुझे कितनी चाहिए होगी, ये क्या है आपकी टोटल एयर, x की जगह लिख रही हूँ टोटल एयर। ठीक है, तो फिर टोटल एयर कितनी चाहिए, अभी आपको समझ आया कि मुझे 672 लीटर्स ऑक्सीजन तो चाहिए टू कंबस्ट 960 ग्राम ऑफ सल्फर। पर मुझे ये पता चला कि जो मैं हवा लेके आऊंगी ना, वो हवा में केवल 21% ही ऑक्सीजन होगी। तो फिर जब मुझे 672 लीटर चाहिए, तो टोटल हवा में कितनी लेके आऊं कि उसका 21% 672 लीटर होगा। तो क्या करूंगी, टोटल एयर इज इक्वल्स टू 672 इंटू 100 अपॉन 21। तो जब ये करूंगी तो कुछ 3100 लीटर्स 3200 लीटर्स मेरा आंसर आएगा। तो अभी इसका समझ आया, अगर मेरे पास 3200 लीटर ऑफ एयर है, कितनी 3200 लीटर ऑफ एयर है, तो इसका 21% हो जाएगा 672 लीटर। तो ये 672 लीटर अब मैं यूज कर पाऊंगी कंबशन करने के लिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन से, जिससे मैं SO2 बना रही थी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अंडरस्टूड। शुड आई मूव फॉरवर्ड, आया समझ, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। घर पे जाके फिर से जो भी क्वेश्चन कराए खुद से प्रैक्टिस करने हैं। फिर भी डाउट आता है कि मैम मुझे तो नहीं आया समझ, मैम इज हियर फॉर यू, फॉर योर जो 2 साल की रेस है ना, इस रेस के लिए मैम इधर पे ही है। मैम से क्वेश्चन डाउट पूछते रहो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, आएगा। जो ग्राफ है अभी आपका, अभी आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और यहाँ तक जाना है, तो आपको दिख रहा है अभी आपकी तैयारी नेगेटिव में है, नेगेटिव में तैयारी है, नेगेटिव से पॉजिटिव एकदम एक्सपोनेंशियली जाएगी। पर ये जो शुरुआत के दिन है ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ पे ये बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। मेरे चिल्ला के बताने से मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होंगे। आपको खुद कॉपी पेन उठा के खुद के नंबर्स जब दिमाग में घूमेंगे, कॉपी में घूमेंगे, तभी आपकी कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। मैं आपको एक पुश दे रही हूँ लिखवा के, 1 अगर 32 का इतना है तो 1 का इतना होगा, तो 96 का इतना होगा। मैं लिखवा के क्यों बता रही हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आफ्टर 10 डेज, 10 दिन ही लो,
ये चैप्टर मैं 10 दिन नहीं लूंगी, बट मैं आपको 10 दिन देती हूँ आज के बाद से। क्वेश्चन सॉल्विंग के 10 दिन के बाद ये बहुत अच्छे से आपका सारा चैप्टर हो जाएगा। खुद रोज प्रैक्टिस करनी है। बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10। फिर से लीटर्स में पूछा है। देखो क्या है, 1 मोल ऑफ C5H10 का कंबशन कराना है। C5H10 लिखा, कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाती हूँ तो CO2 प्लस H2O मिलता है। कंबशन रिएक्शन याद रखनी है, यही आपकी इक्वेशन होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के। अब सब कुछ बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। यहाँ कार्बन 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 10 है तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया ताकि 10 हाइड्रोजन हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 5 and 2 10 and 15 है तो यहाँ पे लिख देती हूँ 15/2 ऑक्सीजन लिख दूं। ऐसे मैंने बैलेंस कर दिया। ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है। अब आपसे बोला है कि आपके पास 1 मोल है C5H10 का, उससे मुझे कितने, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल के लिए मुझे, 1 मोल से मुझे कितने मोल्स चाहिए होंगे, 15/2 इंटू 22.4 लीटर्स चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। तो मतलब कि 7.5 इंटू 22.4 कितना हो जाएगा, जो भी होगा दैट शुड बी योर आंसर। 44.8 होगा आई गेस। नहीं सॉरी 168 liters। ठीक है, so that is the answer for this question. Next question है, 16.8 liter gas containing H2 and O2 is formed at NTP on electrolysis of water. What should be the weight of electrolyzed water? अब फिर से आपको केवल इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशन क्या है कि H2 प्लस O2 से मैं क्या बना रही हूँ, वाटर बना रही हूँ, यही तो है। लीटर ऑफ गैस कंटेनिंग, आपके पास H2O2 की गैस है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर। अब कितना पानी मिलेगा, इसको इक्वेशन को बैलेंस कर दूं। पहले इक्वेशन को बैलेंस करूंगी तो यहाँ 2H2 लिख दूं, 2H2 क्योंकि यहाँ 2H2O लिखना पड़ेगा तो 2 ऑक्सीजन हो गए। इस प्रकार से इक्वेशन बैलेंस हो गई। मतलब कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनाती है मेरी 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या है, 16.8 लीटर ऑफ गैस कंटेनिंग H2 and O2 इज फॉर्म्ड एट NTP। ये कितनी है आपके पास, 16.8 लीटर ऑफ गैस। ठीक है, What should be the weight of the electrolyzed water? अब electrolyzed water का कितना वेट होना चाहिए आपको, ये पूछा गया है। ये कैसे अप्रोच करेंगे, क्या मैं होमवर्क में दे सकती हूँ आपको? ये वाला ट्राई करना है घर पे एक बारी। दिस इज होमवर्क कि क्या क्या करना है। पहले हमें देखना है रेशो कितना है वाटर का। रेशो देखो H2 और O2 का कितना रेशो है, 2:1 का रेशो है कि नहीं। 16.8 लीटर में 2:1 का रेशो है। 2:1 के रेशो में हमारे पास वाटर का कितना रेशो आ रहा है, 2 ही रेशो आ रहा है। मतलब हाइड्रोजन और वाटर का जो मोल्स का रेशो है दैट इज सेम, बट ऑक्सीजन और वाटर का क्या है, हाफ रेशो है। तो एक बार इसको घर पे ट्राई करना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर। दैट इज इट, थैंक यू।